हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर से। ठीक है, अभी टेम्परेचर में हमने कुछ यूनिट्स ऑलरेडी हमें पता है। 1 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट, केल्विन। ठीक है, ये जो चैप्टर है उसमें मेन हम दो चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एक है हीट और दूसरा है टेम्परेचर। उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस है, ये सब तो हम देखने ही वाले हैं, बट मेन दो फैक्टर है यहाँ पे। एक है हीट, एक है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो मेज़रमेंट है हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी या तो एनी वन पॉइंट का। ठीक है, और जो हीट है वो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होने वाली एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है, तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि हीट जो है वो मूविंग एनर्जी है और वो मूव होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट, केल्विन ऐसे यूनिट का यूज़ करते हैं। अब उसमें भी यहाँ पे देखो, ये केल्विन के आगे डिग्री नहीं लग रहा है और सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट के आगे हमें डिग्री लगाना पड़ा, तो फिर इसका कोई मीनिंग निकलता होगा। तो जो डिग्री है, जो यूनिट हम टेम्परेचर के लिए डिग्री में लेते हैं, वो एक्चुअली एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है। वो कोई दो लेवल को कंपेयर करके हमने एक क्राइटेरिया सेट किया है क्वांटिटी मेज़र करने का। जैसे सेल्सियस ने जब अपना स्केल बनाया मर्क्यूरी थर्मोमीटर की हेल्प से, तब जहाँ पे पानी है वो आइस में कन्वर्ट होता था, उसको नाम दे दिया 0, और जहाँ पे पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट होता था, वहाँ पे नाम दे दिया 100। तो हमने मेज़रमेंट के लिए ये दो पॉइंट्स को सिलेक्ट किए, एक 0 को और एक 100 को, और बाकी सारे मेज़रमेंट उसके रिस्पेक्ट में हमने लिए। तो ऐसे ऐसे मेज़रमेंट्स के आगे लगेगा डिग्री। ठीक है, जो केल्विन स्केल है उसके आगे डिग्री नहीं लगेगा, वो एब्सोल्यूट स्केल है और जिसमें ऐसा यूनिट सिस्टम के हिसाब से सभी क्वांटिटीज़ है वो सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे करें, तो एक फॉर्मूला याद रखो, टेम्परेचर ऑफ हायर अपॉन टेम्परेचर इन गिवन स्केल, सपोज स्केल ए है, माइनस टेम्परेचर ऑफ लोअर डिवाइड बाय टेम्परेचर हायर माइनस टेम्परेचर लोअर, इक्वल टू अनदर स्केल सपोज बी है, माइनस टेम्परेचर लोअर डिवाइड बाय टेम्परेचर हायर माइनस टेम्परेचर लोअर। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप अलग अलग स्केल को कंपेयर कर सकते हो, और अपना अगर खुद का स्केल बनाना है टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए, सपोज़ आपका नाम है विनय, तो आप बोलना चाहते हो कि जो मेज़रमेंट होना चाहिए वो डिग्री विनय में होना चाहिए। आपने भी कोई एक लिक्विड ले लिया और जिसका आपने थर्मल एक्सपांशन पढ़ा, जिसमें आपको पता चला कि आइस के लिए एक लेवल आता था, स्टीम के लिए एक लेवल आता था। जहाँ पे आइस का लेवल है वहाँ पे आपने अपना लकी नंबर रख दिया 40, जहाँ पे स्टीम का लेवल है वहाँ पे अनदर एक नंबर रख दिया आपने, सपोज़ 180। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर थे वो आपने इक्वली डिवाइड कर दिए, आपने बना लिया अपना स्केल। बट ये जो आपका स्केल है उसको अनदर स्केल के साथ कंपेयर करना है, तो ये फॉर्मूला। फिर क्या करोगे आप, टेम्परेचर इन विनय माइनस 0 डिवाइड बाय हायर कितना होगा, लोअर कितना है यहाँ पे 40, यहाँ पे 180 और ये 0। टेम्परेचर इन सेल्सियस, उसमें तो लोअर 0 होता है, हायर 100 होता है, और ये 0। फिर यहाँ पे हमें मिल गया टीवी एंड टीसी के बीच में रिलेशन। मतलब किसी भी स्केल के लिए, ऐसा नहीं कि जो अवेलेबल है, जो बनने वाला है स्केल, उसके लिए भी आप रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हो। अब देखो, हम स्केल की बात करें
तो हमारे पास जो अवेलेबल है एक रूमर स्केल भी है, बट अभी वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम 3 स्केल की बात करते हैं। और चलो यहाँ पे रखते हैं यूनिट, यूनिट में रखते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट और केल्विन। ठीक है, यहाँ पे जब पानी है वो आइस बने तब, और यहाँ पे पानी है वो स्टीम बने तब। चलो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो डिग्री सेल्सियस में 0 है और ये 100 है, डिग्री फ़ारेनहीट में 32 और यहाँ पे 212, और केल्विन में ये रहेगा 0 है तो ये 273 और ये 373। एक्चुअली ये आएगा 273.15। ठीक है ना। जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम ये 0.15 का भी यूज़ करेंगे, बट अभी फ़िलहाल नॉर्मल हम मेज़रमेंट ले रहे हैं तो ये 0.15 को इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो एकदम सिंपल है, देखो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस, चलो केल्विन का लोअर कितना है 273, वेरी गुड। हाईएस्ट कितना है टेम्परेचर 373 माइनस 273। हायर टेम्परेचर का मतलब ये मत समझो कि ये सबसे हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मत समझो, सिर्फ हमने दो इवेंट को कंपेयर किया है। ओके, तो सामने रखेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस, उसके लिए तो 0 एंड 100 है। देखो डिग्री सेल्सियस के लिए लोअर टेम्परेचर 0, हायर टेम्परेचर 100 है, तो यहाँ पे हायर माइनस लोअर। ओके, नीचे देखो ये कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ पे 100 आएगा आंसर, यहाँ पे 100 आएगा आंसर, कैंसल आउट होगा। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हम करते हैं, तो ये रिलेशन मिल गया बिटवीन टू स्केल। ओके, सेम वैसे ही मुझे अगर रिलेशन चाहिए बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट, तो क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट माइनस लोअर टेम्परेचर। चलो फ़ारेनहीट स्केल में लोअर टेम्परेचर कितना था, तो यहाँ पे देखो 32 एंड 212 है, तो यहाँ पे 32 डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा 212 माइनस 32 इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0 डिवाइड बाई 100 माइनस 0। हैंस आप बोल सकते हो टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट माइनस 32 इक्वल टू, देखो ये क्या बनेगा 180 बनेगा, तो यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 100 चला जाएगा इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये 9/5 हो गया आई थिंक। हाँ, तो फाइनल मुझे रिजल्ट मिलेगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट इक्वल टू 9/5 TC, और ये माइनस 32 है, उधर जाके प्लस 32 होगा। चलो यहाँ तक समझ में आया, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया जाए और अगर फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। अभी देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर अभी पढ़ते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन के लिए 3 लॉ आपको स्टडी करना है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैल्यूसेक्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ में स्टेटमेंट में याद रखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, तो स्टेटमेंट स्टार्ट करोगे यहाँ से, फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ओके, और यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा PV इज इक्वल टू
कांस्टेंट, इक्वेशन 1। चार्ल्स लॉ में तो प्रेशर कांस्टेंट आएगा और जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेगा। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बनेगा V/T इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 2। स्टेटमेंट क्या बनेगा? फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इट्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, गैल्यूसेक्स लॉ में तो वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 3। अब ये तीनों इक्वेशन को कंबाइन करो। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। आप कंबाइन करो तो पता चलेगा P इंटू V डिवाइड बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे हमें मिलता है PV डिवाइड बाई T इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मिलती है μr। तो ये PV इक्वल टू μr/T बन गया आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है ना, ये मेन इक्वेशन है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आइडियल गैस किसको बोले। क्वेश्चन ये अराइज होगा कि आइडियल गैस किसको बोले, तो अच्छे से समझना। आइडियल गैस में हम एक ऐसा गैस सिलेक्ट करते हैं जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट हो। मतलब कोई भी पार्टिकल है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कब आ सकती है? जब वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करे। इंटरेक्शन करने के लिए उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। तो इंटरेक्शन ना हो पाए उसके लिए उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इसीलिए कोई ऐसा गैस जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इंटरनल एनर्जी स्टोर होगी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी बनने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब टेम्परेचर वेरी हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तब पार्टिकल से वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे वो आइडियल के क्लोज जाएगा। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से अगर प्रेशर टू टेम्परेचर का ग्राफ बनाया जाए तो प्रेशर टू टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा। सपोज वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हुआ, तो ग्राफ एक्चुअली ऐसा मिलना चाहिए। ये टेम्परेचर, ये प्रेशर। जब मैं प्रेशर 0 करूँ तब टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? 0। बट जब प्रैक्टिकली ग्राफ ड्रॉ किया गया तो वो कुछ इस तरह मिला। अब इसका क्या मीनिंग है? देखो, यहाँ पे टेम्परेचर तो ठीक 0 हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो गया, बट प्रेशर 0 नहीं है। इसका मतलब डिग्री सेल्सियस स्केल है वो उतना परफेक्ट नहीं है कि उसको हम ऐसा यूनिट सिस्टम में फिट कर सकें। ठीक है, जहाँ पे प्रेशर 0 मिले वही का टेम्परेचर हम मान सकते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो जो -273.15 डिग्री सेल्सियस हमें मिला
वो एक्चुअली होना चाहिए एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, इसीलिए उसको नाम दे दिया ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन के लिए, मतलब अगर आप टेम्परेचर स्केल केल्विन में सिलेक्ट करते हो तो प्रेशर ज़ीरो होता है, तब टेम्परेचर भी ज़ीरो आपको मिलेगा। चलो यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, अब यहाँ पे पी वी इक्वल टू म्यू आर टी में म्यू क्या है, तो देखो पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू रहेगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। क्लियर? ओके, अगर ऐसा ही ग्राफ किसी दूसरे आप गैस के लिए अगर बनाते हो तो वो आपको कुछ इस तरह मिलेगा, बट सभी गैस है उसका प्रेशर ज़ीरो एक ही टेम्परेचर पे होगा। कौन से टेम्परेचर पे? ज़ीरो केल्विन पे। ठीक है, अगर हाँ गैस है वो आइडियल है तो। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये जो पी वी इक्वल टू म्यू आर टी इक्वेशन है, उसमें म्यू की जगह पे हम देखो, ये जो म्यू है उसकी जगह पे हम दो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एक गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स के ये दो फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं। अभी पढ़ेंगे थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चल गया होगा थर्मल एक्सपांशन का मतलब क्या रहेगा। टेम्परेचर इंक्रीज कराने की वजह से बॉडी में जो एक्सपांशन आएगा, मतलब लेंथ चेंज हो सकती है तो लीनियर एक्सपांशन, एरिया चेंज होगा तो एरियर एक्सपांशन, वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम एक्सपांशन। तो यहाँ पे हम तीनों टाइप के एक्सपांशन पढ़ने वाले हैं। अब ये एक्सपांशन क्यों होता है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब किसी भी बॉडी के पार्टिकल्स है वो अपनी मीन पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करते हैं। उनके वाइब्रेशन का वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो सॉलिड बॉडी में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, वही गैसियस बॉडी में भी होगा, लिक्विड में भी होगा। ठीक है, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ओवरऑल साइज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीन टाइप के एक्सपांशंस है, उसमें से सबसे पहले पढ़ते हैं लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन में आप ये बोल सकते हो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा एल बाई एल आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इनटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा एल इक्वल टू हमें फॉर्मूला मिल गया अल्फ़ा एल। अल्फ़ा एल मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इनटू एल इनटू डेल्टा टी। ठीक है, जहाँ पे यहाँ जो एल आ रहा है वो एल कौन सा होगा, इनिशियल लेंथ। तो ऑलवेज याद रखना ये फॉर्मूला डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल एल डेल्टा टी, वेयर अल्फा एल इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो वो यहाँ पे लिख देते हैं, वेयर अल्फा एल इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, चलो एरिया एक्सपांशन में आपको सेम मिलेगा। तो डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू आपको मिलने वाला है अल्फ़ा ए इंटू डेल्टा टी, अल्फ़ा ए इंटू डेल्टा टी।
तो डेल्टा ए का फॉर्मूला बनेगा अल्फ़ा ए इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे जो आपको अल्फ़ा ए दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको अल्फ़ा ए दिख रहा है वो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। और अल्फ़ा ए की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा एल है, जो कि हम एक न्यूमेरिकल में प्रूव करने वाले हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम ये प्रूव करने वाले हैं कि अल्फ़ा ए इज़ डबल ऑफ अल्फ़ा एल। वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए देखो तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको क्या मिलेगा? चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं डायरेक्ट इक्वल टू कर देता हूँ अल्फ़ा वी डेल्टा टी। अब आप समझ चुके होंगे कि अल्फ़ा वी क्या होगा। तो अल्फ़ा वी होगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा वी इक्वल टू अल्फ़ा वी डेल्टा टी, जहाँ पे अल्फ़ा वी है वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन जिसकी वैल्यू होगी 3 टाइम्स अल्फ़ा एल, जिसकी वैल्यू होगी 3 इंटू अल्फ़ा एल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अल्फ़ा वी जो है वो 3 टाइम्स अल्फ़ा एल है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का यूनिट क्या बनेगा? तो यूनिट बनेगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, और वही यूनिट्स बाकी के कोएफिशिएंट के लिए भी होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। और हाँ, दूसरी बात कि जो अगर आपको फाइनल लेंथ के लिए बोला जाए तो कुछ इस तरह आप करोगे। सपोज आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा एल इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। मैंने आपको कहा था कि ये एल है जो वो इनिशियल लेंथ लेना है, तो हम एल नॉट लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। तो फाइनल लेंथ इक्वल टू एल नॉट, देखो कॉमन निकलेगा 1 प्लस अल्फ़ा एल इंटू डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। क्लियर? चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक आपको बिहेवियर दिया है, देखो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है उससे हमें पता चलता है कि पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, एरिया या तो वॉल्यूम कितना मिलेगा। ठीक है ना? बट कोई कोई सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका बिहेवियर फिक्स नहीं होता। जैसे वाटर ले लो, वाटर में क्या होगा कि जैसे जैसे आप सपोज 30 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, वहाँ से डिक्रीज़ करते 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 आप लेके आए 10 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 8 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, और फिर वापस इंक्रीज़ होना स्टार्ट करेगा। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर अपना बिहेवियर चेंज करेगा। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, कहाँ तक इंक्रीज़ हुई? 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर दी। 4 डिग्री सेल्सियस तक वो इंक्रीज़ हुई, उसके बाद डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर दी। मतलब डेंसिटी रहेगी मैक्सिमम और वॉल्यूम रहेगा मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। ठीक है ना? तो यहाँ पे वाटर का बिहेवियर है वो थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेगा। टेम्परेचर के साथ कंटिन्यू आपको वॉल्यूम में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बिहेवियर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो साइज़ है वो फिक्स नहीं रहेगी। हाँ, इतना आप बोल सकते हो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम एंड वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है। इसीलिए आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा ग्राफ दिया है टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का, वो कुछ इस तरह दिया है, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे मिनिमम वॉल्यूम पे 4 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर मिलेगा। और डेंसिटी का जो ग्राफ दिया है उसमें भी सेम ऐसा ही, बट डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। तो कुछ इस तरह ग्राफ दिया है जिसमें मैक्सिमम डेंसिटी जहाँ पे है वहाँ पे फिर से आपको क्या मिलेगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसीलिए तो रिलेटिव डेंसिटी का
फॉर्मूला हम बनाते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। अब अगर इसमें मैं कांस्टेंट प्रेशर ले लूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं P इंटू चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू म्यू आर इंटू चेंज इन टेम्परेचर बोल सकता हूँ, है ना। तो ये हुआ इक्वेशन, कौन सा देंगे नाम बोलो, पहले से ही दे देते हैं। ये हुआ इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करूँ तो मुझे मिलेगा डेल्टा V बाई वी इक्वल टू डेल्टा T बाई टी। तो अगर मैं डेल्टा V बाई वी है उसके नीचे डेल्टा T लेके आऊँ, या तो डेल्टा V बाई वी की जगह पे मैं अल्फ़ा V डेल्टा T लिखूँ, तो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो डेल्टा टी क्या होगा, कैंसल। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन आपको मिलेगा 1 अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो फॉर आइडियल गैस कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज इक्वल टू 1 अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, एक डेफिनेशन है थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, जब किसी रोड को, सपोज एक रोड है, अब उसको हमने एक फिक्स रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है दोनों तरफ से। अब क्या किया, अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हुआ, इसका डायमेंशन बढ़ेगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, बट लेंथ बढ़ाने के लिए जगह तो है नहीं, तो वो ये दोनों दीवार के ऊपर एक टाइप का फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये दीवारें भी ये बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स अपॉन एरिया करो तो आपको मिलेगा स्ट्रेस। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस सेटअप इन द रोड इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हुआ। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस भी आप फाइंड करोगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो अच्छे से ध्यान में रखना उसकी डेफिनेशन। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो न्यू थियोरी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।